विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम उदाहरण नंबर 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला उदाहरण आपके सामने है कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कब आता है, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक तब आएगा जब उसमें 2 और 5 का गुणा होगा। 2 और 5 का यदि गुणा होता है तो ही इकाई अंक पर क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात जो हमको संख्या दी गई है उसमें 2 भी आना चाहिए गुणनफल के रूप में और गुणनखंड में 5 भी आना चाहिए। यदि गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आता है तो इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण अपन किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखने वाले हैं दी गई संख्या। सबसे पहले हमको लिखना है दी गई संख्या, और संख्या हमको सवाल में क्या दे रखी है, तो सवाल में हमारे पास संख्या दी गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4 की घात n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करेंगे तो 4 जो है इसको तोड़ा जा सकता है। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 हो जाएंगे, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब यहाँ पर दो दो बार है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर n हो जाएगा। घातांक का एक नियम होता है a की पावर m और उसकी होल पावर n अगर होती है तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। अर्थात इसको सरल करने पर क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2 की घात 2n बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सरल करने पर जो हमको संख्या दी गई थी 4 की घात n, और पूछा था कि इसको जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान आएगा जो इकाई अंक क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर हमने इसको समझाया कि इकाई अंक पर शून्य कब आता है, तो जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो ही इकाई अंक पर 0 आएगा। और यहाँ पर इसको सरल करने पर गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ यहाँ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कोई भी संख्या के इकाई अंक पर 0 तभी आएगा जब उसमें 2 और 5 आएगा। ठीक है, अब आगे हमको लिखना है अतः अतः n का अतः n का कोई ऐसा मान, कोई ऐसा मान नहीं है, नहीं है जिसके लिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए जिसके लिए संख्या जिसके लिए संख्या 4 की घात n अंक अंक 0 या शून्य पर समाप्त हो। शून्य कोष्टक में लिख देंगे 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे तो अपना रिजल्ट क्या आया कि ऐसा कोई भी मान नहीं है कि यदि संख्या 4 की घात n होगा तो उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा उदाहरण नंबर 2 है संख्याओं 6 और 20। इसके अपने को क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास दो संख्या है 6 और 20। इसके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करना। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या है। सबसे पहले हमको लिखना है दी गई संख्या है। किस प्रकार से एग्जाम में आपको लिखना है पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो पहले आपको दी गई संख्या लिख देना है 6 और 20। ठीक है, ये दोनों संख्या लिख दी। अब पहली संख्या हमारी जो है 6, इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हम सभी जानते हैं, 6 जो है वो 2 गुणित 3, मतलब 2 और 3 का आपस में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अगली संख्या है 20। 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 होता है। तो 4 को तो हम 2 गुणित 2 लिख लेंगे। 4 को हमने लिख दिया 2 गुणित 2 और 5 का इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो गया 20। 2 दूना 4, 4 पंजे 20। इसको और सरल करके लिख लेंगे तो 2 दो बार है तो 2 की घात 2 गुणित 5। ये दोनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब सबसे पहले सवाल में बोला है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे एचसीएफ। किन संख्याओं का निकालना है, तो पहले हम 6 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, तो एचसीएफ की परिभाषा होती है उभयनिष्ठ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को एचसीएफ में लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड हमको देखना है। पहली संख्या 6, 2 यहाँ पर भी है और 2 की घात 2 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में हो। तो यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अगली संख्या अभाज्य गुणनखंड में इसके साथ 3 में है, यहाँ पर 3 नहीं, तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। अगली संख्या इसमें 20 में देखिए गुणनखंड 5 है, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात दोनों संख्याओं की जो गुणनखंड है उसमें उभयनिष्ठ क्या है, केवल 2 ही है। तो हमारी संख्या जो है 6 और 20, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमको एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम लिखेंगे, कोष्टक में 6 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर एलसीएम की परिभाषा लिखेंगे। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में लिखना है सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी या उच्चतम घात को लिया जाता है एलसीएम। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को लेंगे। तो 6 में गुणनखंड क्या है, 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 2 की घात 2 जो है ये बड़ी घात है। अब यहाँ गुणनखंड 3 है और 3 की बड़ी घात, इसके ऊपर कोई घात नहीं मतलब 1 है, तो इसके साथ में गुणा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला गुणनखंड 5 है, तो 5 की बड़ी घात क्या है, 1 ही है, तो इसके साथ में भी 5 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो 2 की घात 2 मतलब कितना होता है, 4 होता है। इसके साथ में गुणा होगा 3 का, इसके साथ में गुणा होगा 5 का। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर मैं आगे इसको और यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको सरल करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो हमको लिख देना है अतः, आगे इसको हल करेंगे तो लिखेंगे अतः संख्या, संख्या 6 और 20 का एलसीएम, पहले एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम बराबर कितना होगा, 60 होगा, तथा तथा एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर देना है। यहाँ पर हमारा ये उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने पहले अध्याय वास्तविक संख्या के अंतर्गत पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण किस प्रकार से आपने हल करना है इस पर डिस्कस किया, जिससे उसको एग्जाम में लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों उदाहरण आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।